नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। भारत अपनी संप्रभुता के साथ नहीं करेगा कोई समझौता। चीन के साथ लद्दाख सीमा पर बने हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में दिया बयान। कहा, चीन ने की है उकसावे की कार्रवाई, लेकिन भारत हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार। लोकसभा से संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 पारित। सांसदों के वेतन में 1 साल तक 30% होगी कटौती। कोविड-19 महामारी से बचाव कार्य में किया जाएगा रकम का इस्तेमाल। वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को संसद की मंजूरी। राज्यसभा में रचनात्मक चर्चा के बाद ध्वनिमत से हुआ पारित। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया चर्चा का जवाब। उच्च सदन में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक 2020 समेत 2 बिल पेश। भारत में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में बेहद कम। कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का राज्यसभा में बयान। कहा, सरकार की रणनीति से हजारों लोगों की जान बचाने में मिली कामयाबी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छ जलापूर्ति के लिए 541 करोड़ रुपए लागत की 7 परियोजनाओं की रखी आधारशिला। शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं से विकास और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। दरभंगा में एम्स खोलने की केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में चीन के साथ लद्दाख सीमा पर बने हालात पर बयान दिया। रक्षा मंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि चीन ने उकसावे की कार्रवाई की है, लेकिन भारत हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पूरा देश सेना के साथ है और भारत अपनी संप्रभुता के साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगा। लद्दाख में हमारी सेनाओं पर घटनाक्रम के बारे में एक वक्तव्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि भारत ने चीन के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को साफ कह दिया है कि दोनों देशों के बीच संबंध तभी सामान्य हो सकते हैं जब चीन सीमा पर शांति को स्थापित करने के लिए पहले से हुए समझौते का पालन करे। कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है। अध्यक्ष महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस इशू का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए। गलवान घाटी में हुई झड़प का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों को भारी क्षति पहुंचाई और अपनी शहादत देकर भी सीमा की सुरक्षा में कामयाब रहे। रक्षा मंत्री ने लोकसभा सांसदों को जानकारी दी कि चीन ने सीमा पर अपने सैनिकों और हथियारों की भारी तैनाती की है, जो दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत शांतिपूर्ण समाधान के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार भी है। हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस सदन की एक गौरवशाली परंपरा रही है कि जब भी देश के समक्ष कोई बड़ी चुनौती आई है तो इस सदन ने भारतीय सेनाओं की दृढ़ता और संकल्प के प्रति अपनी पूरी एकता और भरोसा दिखाया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन की तैनाती के जवाब में भारत ने भी सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। लोकसभा ने आज संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया। कोरोना महामारी से पैदा हालात के मद्देनजर सांसदों के वेतन को कम किया गया है और 30% की इसमें कमी की गई है और कम करने के उद्देश्य से 7 अप्रैल को संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया गया था। नया कानून इस अध्यादेश की जगह लेगा। चर्चा में हिस्सा लेते हुए सांसदों ने वेतन को 30% कम करने के कदम का समर्थन किया, लेकिन सांसद निधि पर अस्थायी रोक हटाने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने विधेयक का समर्थन करने के लिए सदस्यों को धन्यवाद दिया। We should be role model to the others. That's why this decision is taken and you have all supported. And regarding MP fund, you have raised the issue. जो कुछ भी MP लैड का निर्णय लिया है, this is for temporary 2 years that has been cleared. तो सारे एमपीज के ऊपर आप सारे जो तनख्वाह काट लिए हैं उसमें आपको क्या मिला? 54 करोड़ रुपए। फिर भी हम सब कुछ देश के लिए, जनता के लिए देने के लिए तैयार, इसलिए हम यहां आके बैठे हैं। लेकिन दयापूर्वक आपको यह कह रहा हूं कि ये हमारा एमपी लैट्स की फंड को आप वापस दिया करो। 30% की राशि अगर हम दे रहे हैं 1 साल के लिए तो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं सभी माननीय सांसदों से निवेदन करूंगा कि इस महायज्ञ में एक आहुति के रूप में हम सब प्रदान करें, स्वेच्छा से प्रदान करें। Fully support the sense of the House that MP lads should not be touched, if not enhanced, where during this crisis where it's very much required even compared to a normal situation. I think the government needs to, instead of making this token gesture, government needs to cut down on bigger expenses. There can be a conditional clause for a certain period that this fund should be allocated only to projects related with healthcare. Yes. In this words, I am concluding, I am supporting this ordinance, but I am objecting the wrong way of approach the government. वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को संसद की मंजूरी मिल गई। ये विधेयक आज राज्यसभा से चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वंदे भारत मिशन और उड़ान योजना की कामयाबी का जिक्र किया। वायुयान संशोधन विधेयक 2020 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1934 के कानून में बदलाव के प्रावधान हैं। विधेयक का मकसद नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो को विधायी स्वरूप प्रदान करना है। So I say with a great degree of satisfaction and humility that the total number of passengers, Indian citizens stranded abroad who have been brought back is close to 1.6 million, 16 lakhs, and about 300,000 to 400,000 have been carried out. This is the largest, most comprehensive process of evacuation and repatriation of Indian citizens or of citizens of any country at any time in history. When you have pent-up demand, when entire country and civil aviation is locked down, and since 23rd March, yes, when suddenly on the first day when we opened the western sector, we got not 6 million, we got 36 million hits. Obviously the site will crash, but there were no agents. This was being done directly, and it's despite the attempt of many of my friends to malign this process. We have looked into it. They have acquitted themselves creditably. And privatization of Air India, if I could help it, we would keep it. But with a 60,000 crore on debt, the choice is not between privatization and not privatization. Some of my colleagues should realize the choice is between privatization and closing down. But we are confident that the airline in running way,
doing extremely well will be given to its new owner in order for Air India and that flag to be kept flying. Thank you very much. राज्यसभा में आज आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पर चर्चा की शुरुआत हुई। ये विधेयक गुजरात के जामनगर में 3 आयुर्वेद संस्थानों का विलय करने और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा देने से संबंधित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इससे संस्थान के संचालन में सुविधा होगी और इससे केंद्र सरकार से मदद मिल सकेगी। सदन में इस विधेयक पर चर्चा जारी रहेगी। All these institutes are combining together to create this institution, and this is for promotion of quality and excellence in education in Ayurveda, and also to promote research and training in Ayurveda and the allied disciplines. This is a welcoming bill, but please see that this postgraduate research institute for teaching and research should be done along with clinical trials, particularly in Kerala, Karnataka, preferably Maharashtra and West Bengal. राज्यसभा में आज 2 अहम विधेयक भी पेश किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 पेश किया। इससे पहले उन्होंने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 के जरिए तत्काल विधान बनाने के संबंध में विवरण भी सभा पटल पर रखा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उच्च सदन में राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2020 पेश किया। लॉकडाउन के उपायों से देश में करीब 14 से 29 लाख मामले और 37 से 78 हजार मौतें कम हुई। कोविड-19 महामारी और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज राज्यसभा में बयान देते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार कोविड-19 को चुनौती के रूप में लेते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में मंगलवार को बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। इसी के चलते भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना संक्रमण और मौतों का आंकड़ा दुनिया के देशों में सबसे कम है। With our endeavor to manage COVID-19 through a whole of government and whole of society approach, India has been able to limit its cases and deaths per million to 3,320 cases per million and 55 deaths per million population respectively, which is one of the lowest in the world as compared to similarly affected countries. डॉक्टर हर्षवर्धन ने सदन को बताया कि 4 महीने के देशव्यापी लॉकडाउन से देश को कोरोना वायरस के तेजी से प्रसार रोकने में मदद मिली। साथ ही स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में भी सहायता मिली है। Currently the testing is about 1 million tests a day, which translates to 720 tests per million population per day, much higher than that stipulated by WHO, which is 140 tests per million population per day. Today we have an indigenous production capacity of more than 10 lakh kits per day. For appropriate management of COVID-19 cases, a 3-tier arrangement of health facilities, that is COVID care center with isolation beds for mild or pre-symptomatic cases, dedicated COVID health centers with oxygen supported isolation beds for moderate cases, and dedicated COVID hospitals with ICU beds for severe cases has been implemented. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग अभी लंबी चलेगी। इस समय में देश में प्रतिदिन 10 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार देश में कोविड-19 वैक्सीन के विकास पर भी ध्यान दे रही है। 30 से अधिक वैक्सीन विकास के विभिन्न चरणों में हैं और इनमें से 4 से ज्यादा वैक्सीन एडवांस प्री क्लिनिकल स्टेज में हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद लोकतंत्र का स्तंभ है और विधायिका के तौर पर सांसद लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ध्वजवाहक हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर सांसदों से संविधान के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को और समृद्ध करने का संकल्प लेने की अपील भी की। Democracy is a universal value, is based on the freely expressed will of the people to determine their own political, economic, social and cultural systems and their full participation in all aspects of life. India is being the largest democracy in the world. The importance of day for us cannot be emphasized enough. Democracy is the thread which holds us together. It is the bedrock of our unity in diversity. It is the binding force which has helped propel our country on the path to progress. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित 7 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 541 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार की इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के शहरी विकास और आवासन विभाग के अंतर्गत बिहार शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम बुडको द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जब बिहार में 7 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे थे, तब ये संयोग ही था कि देश इंजीनियर्स डे मना रहा था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के विकास में बिहार के इंजीनियरों के योगदान का उल्लेख किया। बिहार के कितने ही बेटे हर साल देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में पहुंचते हैं, अपनी चमक बिखेरते हैं। आज जो परियोजनाएं पूरी हुई हैं और वो योजनाएं जिस पर काम शुरू किया गया है, उन्हें पूरा करने में भी बिहार के इंजीनियरों की बड़ी भूमिका है। पिछले कुछ सालों से बिहार प्रगति की राह पर है। 11 सितंबर को जारी की गई स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में बिहार को मोदी सरकार के कार्यकाल में लीडर बनकर उभरने वाले 5 राज्यों में स्थान मिला। प्रधानमंत्री ने उस दौर को भी याद किया जब बिहार प्रगति की दौड़ में पिछड़ चुका था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार के कामों की सराहना की और कहा कि जिस तरह उन्होंने समाज के पिछड़े वर्ग और लड़कियों की तरक्की के लिए काम किया है, वो काबिले तारीफ है। साल 2014 के बाद से तो एक प्रकार से बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का करीब करीब पूरा नियंत्रण ग्राम पंचायत या स्थानीय निकायों को दे दिया गया है। अब योजनाओं की प्लानिंग से लेकर अमलीकरण तक और उनकी देखरेख का काम, उसका जिम्मा अब स्थानीय निकाय स्थानीय जरूरतों के हिसाब से कर पा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बताया कि पूरे बिहार में अमृत योजना के तहत 12 लाख परिवारों को शुद्ध पानी के कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य है। इनमें से 6 लाख परिवारों तक ये सुविधा पहले ही पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि किस तरह अमृत मिशन के तहत गरीबों की जिंदगी बदल रही है। अमृत मिशन के तहत इन शहरों में पानी और सीवरेज के साथ ग्रीन जोन, पार्क, एलईडी स्ट्रीट लाइट जैसी व्यवस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है। इस मिशन के तहत बिहार के शहरी क्षेत्र में लाखों लोगों को बेहतर सीवरेज सिस्टम से भी जोड़ा गया है। इसमें भी अधिकतर सुविधाएं ऐसी बस्तियों में विकसित की गई हैं जहां गरीब से गरीब परिवार रहते हैं। गंगा नदी और बिहार के सदियों पुराने नाते का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नदी की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरीकरण समस्या नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को अवसर मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
बिहार के दरभंगा जिले में जल्द ही एक एम्स खोला जाएगा। इस विषय पर फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत खुलने वाले दरभंगा एम्स में 15 से 20 सुपर स्पेशलिटीज डिपार्टमेंट होंगे। साथ ही इस संस्थान में मरीजों के लिए 750 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी होगा। इस एम्स के खुलने से एमबीबीएस की 100 और नर्सिंग की 60 सीटों का इजाफा होगा। खुलने के कुछ समय बाद संस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट जैसे सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे। 1264 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस संस्थान से करीब 3000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना महामारी के दौरान आयुर्वेद के लिए उभरते अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा प्रणाली नहीं है, बल्कि ये जीवन दर्शन है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा प्रणाली नहीं है, बल्कि ये जीवन दर्शन है। सम्मेलन के दौरान कोरोना काल में कैसे आयुर्वेद रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है, इस पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आयुर्वेद हजारों सालों से भारतीय परंपरा में रचा बसा है। डेली प्रैक्टिस ऑफ योगा, especially pranayama and meditation for at least 30 minutes as advised by the Ministry of Ayush will also boost general health and wellness. Yoga, I always say, is not connected to one particular religious belief alone. It's an ancient art and science given by our forefathers again, which is being welcomed and practiced and promoted worldwide. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत प्राचीन पारंपरिक औषधि प्रणालियों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पारंपरिक औषधि प्रणालियों में अनुसंधान आधारित सुधारों की दिशा में काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को अनुसंधान के जरिए मजबूत बनाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं तो काफी समस्याएं दूर हो जाएंगी। Lifestyle and good food habits will make you healthy. If you are healthy, you can become wealthy. But if you are wealthy, there is no guarantee you will be healthy. This has to be understood by one and all. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए 8 सप्ताह का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया ये कैलेंडर कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए लागू होगा। इस कैलेंडर का उद्देश्य छात्रों को घर से पढ़ाई के दौरान तकनीक और सोशल मीडिया टूल का उपयोग कराना है, जिससे उनको पढ़ाई के दौरान कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। कैलेंडर लॉन्च करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि कैलेंडर में सप्ताहवार योजना शामिल है। इसमें पाठ्यक्रम की चुनौतीपूर्ण गतिविधियां शामिल की गई हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी के लिए कैलेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए उपयोग की जा रही प्लाज्मा थेरेपी इलाज में मदद कर रही है या नहीं, इस पर अध्ययन किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन की उपलब्धता ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केवल 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 79,292 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। देश में अब तक 38,59,399 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वर्तमान में संक्रमितों की कुल संख्या 20.36% रह गई है। देश में अब भी 9,90,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में 83,812 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 49,30,000 के पार पहुंच गई है। वहीं संक्रमण से मरने वालों की दर 1.63% रह गई है। कोरोना से अब तक 80,776 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि देश में 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें देश के कुल सक्रिय मामलों के 60% मामले हैं। इनमें महाराष्ट्र में 29% से अधिक,
आंध्र प्रदेश में करीब 9%, कर्नाटक में करीब 10%, उत्तर प्रदेश में करीब 6.8% और तमिलनाडु में 4.7% मामले हैं। देश की औसत पॉजिटिविटी रेट 8.4% है। अभी भी 5 राज्य हैं जहां देश के 60% एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में 29.5%, 29.5% of the total active cases in the country are concentrated in Maharashtra. 9.9, almost 10% cases are in Karnataka. 9.4 are in Andhra Pradesh. 6.8 are in Uttar Pradesh. 4.7 are in Tamil Nadu. आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि भारत में 3 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के चरण में हैं। कैडिला और भारत बायोटेक की वैक्सीन ने पहले चरण का ट्रायल पूरा कर लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने फेज 3B3 ट्रायल पूरा कर लिया है और अनुमति के बाद 14 स्थानों पर 1500 मरीजों पर फेज 3 का ट्रायल शुरू करेगी। 3 वैक्सीन भारत में क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में है। इसमें कैडिला, भारत बायोटेक और सीरम 3 कंपनियों के वैक्सीन के ट्रायल में है। पहला कैडिला का फेज 1, फेज 2, फेज 1 कंप्लीट हो गया है, फेज 2 का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया है, मगर कैडिला का ट्रायल में 3 डोज लगते हैं 28 दिन के अपार्ट, तो उनके 3 डोज बाकी हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 10,72,845 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक 5,83,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना महामारी के बीच आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मकसद कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारियों, रजिस्ट्री अधिकारियों और वकीलों में काम के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ ही तनाव, भय और चिंताओं से निपटने में सक्षम बनाना है। संवादात्मक कार्यशाला यानी कि माइंड मैटर्स का आयोजन निदेशक मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान दिल्ली के साथ मिलकर किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने चीन को मात देते हुए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से जुड़े आयोग में जगह बना ली है और ये आयोग महिलाओं की स्थिति पर काम करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर हमारी प्रतिबद्धता किस तरह की है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम कितना काम कर रहे हैं। हम सभी सदस्यों का इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। आयोग में इस सीट को पाने के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था। भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों का साथ मिला, जबकि चीन को निराशा ही हाथ लगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।